लखनऊ में सीएम। नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान। लाठी मिली, डंडे मिले, वो जख्म भी मिले जो ना तो कोई देख सकता है और ना कोई दिखा सकता है और ना ही कोई भांप सकता है। पर नहीं मिली तो उस मांग पर जवाब नहीं मिला, नौकरी नहीं मिली, रोजगार नहीं मिली और पेपर लीक की जो मांग थी उस पर दोबारा परीक्षा की हरी झंडी नहीं मिली। बिहार में बीपीएससी की परीक्षा में पेपर लीक के मामले में बवाल बढ़ता जा रहा है। पेपर लीक के आरोपों के चलते छात्रों और सरकार के बीच जबरदस्त तनाव और टकराव बढ़ गया है। 13 दिसंबर को आयोजित प्रारंभिक परीक्षा में पेपर लीक की खबरों ने छात्रों को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया। छात्रों ने परीक्षा को रद्द कराने और दोबारा परीक्षा आयोजित करने की मांग की तो पुलिस ने सख्ती बरती और उन पर लाठियां चला दी। वो दृश्य आप नहीं भूल होंगे, आपने वो दृश्य नहीं अभी तक शायद आपके जहन से नहीं भूले होंगे कि जो बवाल और हंगामा के दौरान एक छात्र को पटना के कलेक्टर ने थप्पड़ मार दिया था। और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये बर्बरता से पीटे जा रहे ये वो लोग हैं, ये वो छात्र, ये वो अभ्यर्थी हैं जो निकट भविष्य में बिहार में कहीं कोई डीएम होगा, कोई एसडीएम होगा, कोई पुलिस का अधिकारी होगा। बीपीएससी ठीक उसी तरीके से होती है जैसे उत्तर प्रदेश में यूपीपीएससी होती है ना, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उसी तरह बिहार लोक सेवा आयोग के अभ्यर्थी हैं। और पेपर लीक एक ऐसा मुद्दा पूरे देश में है जिसको लेकर समय समय पर राजनीति भी होती है और आंदोलन भी चलते रहते हैं। तो ये जो बीपीएससी का मसला है, ये पेपर लीक का मसला है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, जो नेता प्रतिपक्ष भी हैं, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से मैंने संसद में कहा था कि एकलव्य का अंगूठा कटवाया गया है, उसी तरह पेपर लीक करवाकर युवाओं का अंगूठा काटा गया है। उन्होंने एक एकलव्य को लेकर एक लंबा भाषण संसद में दिया था कि कौन एकलव्य है और किसने उनका अंगूठा काट लिया। इसका ताजा उदाहरण राहुल गांधी कहते हैं कि इसका ताजा उदाहरण बिहार है। बीपीएससी अभ्यर्थी पेपर लीक के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और एग्जाम को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई सुन नहीं रहा है, उनका अंगूठा काट लिया गया। तो इस तरीके की चीजें हैं। वो कह रहे हैं राहुल गांधी कि लेकिन एनडीए की सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए उल्टा छात्रों पर लाठियां चलवा रही है, लाठीचार्ज करवा रही है, थप्पड़ मरवा रही है और उन्हें जख्म दे रही है। तो आज मंथन में हम उन्हीं जख्मों की बात करेंगे। राहुल गांधी आगे भी इसको कहते हैं कि यह बेहद शर्मनाक और निंदनीय है और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, इसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम इन छात्रों को, बीपीएससी के छात्रों को न्याय दिलाने के लिए लड़ाई लड़ेंगे। तो मंथन में आज हम इसी बात को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि मांगी नौकरी मिले जख्म। और ये लाठीचार्ज और लाठीचार्ज। बहुत सारे विषय हैं। एनडीए के नेताओं ने आरोप लगाया है बहुत सारे कि कांग्रेस पार्टी का जो कर्नाटक में सीडब्ल्यूसी की बैठक चल रही है वर्किंग कमेटी की, उसमें एक नक्शा ऐसा प्रदर्शित किया गया है उनके जो बैकड्रॉप में कि उसमें अक्साई चीन और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को भारत का अंग नहीं दिखाया गया। इसको लेकर बवाल चला है। एक दूसरे को राष्ट्र विरोधी ठहराने पर तुले हुए हैं। दूसरी तरफ दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को कांग्रेस पार्टी के एक नेता, कोषाध्यक्ष हैं अजय माकन, उन्होंने राष्ट्रद्रोही कह दिया है, फर्जीवाड़ा कह दिया है। इसको लेकर आम आदमी पार्टी और उनकी मुख्यमंत्री इस बात पर अड़ गई हैं कि जब तक अजय माकन के खिलाफ कार्रवाई नहीं 24 घंटे में होती तो आम आदमी पार्टी कोई निर्णय लेगी, कोई स्टैंड लेगी कि वो इंडिया गठबंधन में रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो मीडिया के लिए मसाला ये मिल गया कि इंडिया गठबंधन जो है वो तार तार है, उसमें सबसे बड़ी फूट है। आज चैनलों और तमाम जो मीडिया संस्थान हैं उनके लिए ये 2-3 बड़ी खबरें हैं, लेकिन वो खबरें हमने बनते नहीं देखी
जिनसे सीधे लोगों का सरोकार है, उन पर चर्चाएं और डिबेट नहीं नजर आ रही हैं। जैसे बिहार के पेपर लीक का मामला, छात्रों की पिटाई, उनको जो जख्म दिए गए हैं, उन जख्मों की बात कोई नहीं कर रहा है। हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, देखिए। और आज संख्या ज्यादा है, संख्या तो पुलिस प्रशासन से भारी है। और ये लाठीचार्ज और लाठीचार्ज और लाठीचार्ज। रोहित सर को देखिए, ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, इसमें सिर्फ बच्चे नहीं रो रहे हैं। कुछ गलत नहीं मांग रहे, राइट टू इक्वलिटी मांग रहे। क्या गलत मांग रहे? तुमसे एसडीएम का पोस्ट मांग रहे। नहीं एग्जाम होगा, चपरासी का नौकरी कर लेंगे। इस देश का भविष्य रो रहा है, इसकी आधारशिला रो रही है। कई माओं के सपने रो रहे हैं और कई पिताओं की आशाएं रो रही हैं। और अगर सरकारें इस देश की नहीं जागी तो इस देश का भाग्य भी रोएगा, क्योंकि ये आंख से बहने वाले आंसू नहीं है, ये समंदर है जो अपने अंदर सब कुछ समेट लेगा। किस्मत देखिए इस देश के राजनेताओं की, जो सिर्फ अपने आप में ही लड़े मरे जा रहे हैं। ये सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने में जुटे हैं। इन्हें किसी भी नौजवान की नहीं पड़ी है, इन्हें पड़ी है तो सिर्फ ये कि कर्नाटक के बेलगावी में कांग्रेस के पोस्ट में क्या छपा है, दिल्ली में आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन सा धमाका हुआ है, प्रधानमंत्री का कौन सा बयान आज की सुर्खियां बना, या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आज किस पर कहर बरपा दी। टोटल बात खुद ही खाने और खुद ही पकाने की। किसी ने भी युवाओं को लेकर ना तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ना ही कोई ऐसा फरमान सुनाया जिससे नौजवानों को ये दिलासा मिल सके कि उनकी नौकरी पक्की है और वो उन्हें मिलकर रहेगी। बात कर रहे हैं बिहार लोक सेवा आयोग के अभ्यर्थियों की, जिन पर बिहार पुलिस ने लाठीचार्ज कर दी। पेपर लीक के आरोपों के चलते छात्रों और सरकार के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। 13 दिसंबर को आयोजित प्रारंभिक परीक्षा के दौरान पेपर लीक की खबरों ने छात्रों को सड़कों पर उतरने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने परीक्षा रद्द करने और दोबारा परीक्षा आयोजित करने की मांग की, तो छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दी। धीरे धीरे लाठियां बरस गई, लाठी चार्ज हो गया है, छात्रों पर लाठियां बरस गई है। सर पर लग गई है क्या? ये लाठियां बरस गई, लाठियां बरस गई, लाठियां पड़ गई, लाठियां पड़ने लगी हैं। फिर से लाठी चार्ज, फिर से एक बार फिर से लाठी चार्ज हो गई है। ये लगातार छात्रों को दौड़ा दौड़ा के मार रहे, पुलिस दौड़ा दौड़ा के कुछ गलत नहीं मांग रहे, राइट टू इक्वलिटी मांग रहे। क्या गलत मांग रहे? तुमसे एसडीएम का पोस्ट मांग रहे। नहीं एग्जाम होगा, चपरासी का नौकरी कर लेंगे, रिक्शा चला लेंगे, बाबूजी चलाते हैं हम भी चला लेंगे, इज्जत का कमाई है वो भी कर लेंगे। लेकिन जब काबिलियत है तो लड़ने दो ना, बराबरी करने दो ना। क्या गलत मांगे तुमसे? क्या गलत मांगे? बोले कि भाई एक एग्जाम करा दो, सही से एग्जाम करा दो, अलग अलग एग्जाम लोगे तो फेयर नहीं होगा। तो ये लोग 3 गो पेपर वाला को खरीद के कह दिया कि वो लोग उपद्रवी बैठा हुआ हुआ। अभी तक ये लोग का उपद्रवी वाला नशा नहीं उतरा। उपद्रवी बैठे हुए, कौन सा उपद्रव कर रहे कि 7 दिन से खाना नहीं खाए। वही एक पुराना बयान राहुल गांधी का भी सुनाते हैं आपको, जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने पहले ही सरकार को आगाह किया था कि गब्बर सिंह टैक्स लागू न किया जाए, नहीं तो अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। सुनिए जरा। उसके बाद गब्बर सिंह टैक्स, मनमोहन सिंह जी ने कहा इसको आप बिना पायलट प्रोजेक्ट मत लागू कीजिए, देश का नुकसान हो जाएगा। जो हमने बनाया है पूरे देश ने प्यार से खून पसीने से अर्थव्यवस्था खड़ी की है, नष्ट हो जाएगी। नरेंद्र मोदी कहते नहीं, मैं तो 12 बजे रात को गब्बर सिंह टैक्स लागू करके ही दिखाऊंगा। कर दिया। और हुआ क्या? 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में आज। क्या 9% जीडीपी ग्रोथ रेट होती थी, आज 4%। तो कुल मिलाकर ये स्थिति आप साफ तौर पर देख रहे हो कि एक अभ्यर्थी कह रहा है कि भाई हमें बराबरी करने दो ना,
लड़ने दो ना, हम उपद्रवी हैं, 7 दिन से हम भूखे हैं, खाना नहीं खाया, हम उपद्रवी हैं। ये सवाल नीतीश कुमार की सरकार, बिहार की सरकार और देश के तमाम लोगों से वो पूछ रहा है। ये अभ्यर्थी फिर से लाठीचार्ज, फिर से एक बार फिर से वो कह रहे हैं कि बाबूजी रिक्शा चलाते हैं, हम भी रिक्शा चला लेंगे, लेकिन हमें लड़ने दो, हमें बराबरी करने दो। और अगर एक सेंटर में पेपर लीक हो गया है तो क्या गारंटी कि सब जगह नहीं लीक हुआ है? लोग पैसे देकर नौकरी पा लेंगे, पेपर हड़प लेंगे पैसे देकर, तो बराबरी करने दो, वो लेवल फील्ड तो दे दो भाई। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, इस खिड़की में एक कलेक्टर साहब इन्हीं छात्रों को ये थप्पड़ मारते, ये देखिए, ये काफ़ी चर्चित ये वीडियो था, बहुत वायरल वीडियो था। हक मांग रहे हैं तो कलेक्टर साहब, हो सकता है कि मुझे लगता है इनके हाव भाव से और इनकी उम्र से ऐसा लगता है कि ये भी बीपीएससी के ही हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट आईएएस ऐसा नहीं है, लगता है कि उम्र इनकी है और ये कलेक्टर हैं, तो ऐसा लगता है कि ये भी बीपीएससी से होंगे। तो ये भी अपनी पहलवानी इन बच्चों पर दिखा रहे हैं। और अगर इन्हीं बच्चों में इन्हीं का बेटा होता जो तैयारी कर रहा होता। खैर, तो हम कुछ बयानात आपको सुनाते हैं। जाप के नेता पप्पू यादव सांसद हैं, एक शिक्षक और जो जेडीयू के नेता हैं उनकी प्रतिक्रिया सुनिए। ये मेरा आग्रह है और हम आग्रह करेंगे बच्चों से, या गाली और ये लाठी भूलिएगा नहीं। एसडीओ बनिएगा तो इन लाठी पार्टी वाले सबको याद रखिएगा। हम लोग इस लाठी चार्ज की घोर निंदा करते हैं, हम न्यायिक जांच की मांग करते हैं। पुनः इस बीपीएससी में हुए धांधली के खिलाफ हाईकोर्ट की बेंच से हम मांग करते हैं कि उसकी जांच हो, और जब तक हाईकोर्ट की बेंच जांच नहीं करती है तब तक इस एग्जामिनेशन को रोका नहीं। कि सबसे बड़ी बात है कि जिस राज्य में बेटियों को पढ़ने का मौका दिया जाता है, उसी राज्य में उसी सरकार की पुलिस बेटियों को पेट पर मारती है और मर्द पुलिस वाला मारता है। तो निश्चित रूप से दर्द था, और इस दर्द के कारण मैं पहले पीएमसीएच गया और पीएमसीएच के बाद मैं यहाँ आया। अब आज की मार जो पुलिस के द्वारा मारी गई है वह बिल्कुल निहत्थे और गांधीवादी तरीके से मारा गया है। अब हम लोग का हौसला बुलंद हुआ है, मजबूत हुआ है। अब एक ही परिस्थिति, एक ही डिमांड रह गई है कि किसी भी परिस्थिति में री एग्जाम हो, एक परमार के कारण सारे बच्चों की जिंदगी बर्बाद नहीं होगी। आज हम लोग बीच से हम लोग का बच्चा सोनू उठ गया तो इसके लिए दोषी कौन है? इसके लिए कौन दोषी है? इसके लिए दोषी आयोग है। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग निश्चित रूप से बर्दाश्त करने वाले नहीं है। और निश्चित रूप से कल मैं आह्वान कर रहा हूँ सारे शिक्षकों से, सारे लाइब्रेरी वालों से कि आप लोग लाइब्रेरी कोचिंग बंद कीजिए, और जिसको पीएमसीएच में जाके फोटो अपना चेहरा चमकाना है वो हाथ जोड़ रहे मत जाइए। वो बीपीएससी का अभ्यर्थी मुजफ्फरपुर में परीक्षा दिया, उसका एडमिट कार्ड भी पुलिस को प्राप्त है, इसलिए ऐसी कोई सूचना नहीं है। ये गलत बेबुनियाद खबर विपक्ष के द्वारा प्रकाशित और प्रसारित किया जा रहा है। तेजस्वी यादव जी कहाँ हैं आप? आपने आंदोलनकारी छात्रों के बीच जाकर के उनके समर्थन की बात कही, उसके बाद 10 नंबर में कैद खाने में कैद हो गए। जेडीयू के प्रवक्ता पुराने तपे तपाए नेता नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव को चुनौती दी है। तेजस्वी यादव और उनके पिता लालू यादव क्या कहते हैं इस पूरे मसले पर, सुने। बीपीएससी 17वीं परीक्षा को रद्द करना होगा, परीक्षा को रद्द करना होगा, छात्र छात्रा को न्याय देना होगा। आराम से बीपीएससी पर लाठीचार्ज हुआ है, बीपीएससी छात्रों पर नहीं करना चाहिए। लालू कह रहे हैं कि नहीं करना चाहिए। और तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं बिहार की विधानसभा में, उन्होंने एक तरीके से मोर्चा ले लिया
छात्रों के साथ माइक लेकर वो नारा लगा रहे हैं बीपीएससी रद्द करना होगा, रद्द करना होगा। तो अपने आप में ये उन्होंने एक ट्वीट भी किया है जिसे हम एक्स पोस्ट कहते हैं। अब मानसिक रूप से बीमार लोग प्रदेश चला रहे हैं, उन्हें खोज खबर ही नहीं कि बिहार में हो क्या रहा है। भाजपा ने प्रदेश में गुंडागर्दी की सीमा पार कर दी है। चंद माह पूर्व तक एनडीए के नेता नीतीश कुमार को किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित बता उन्हें मानसिक रूप से अस्वस्थ बताते नहीं थकते थे। अब वही भाजपा लोजपा हम के नेता बीपीएससी परीक्षार्थियों को पुलिस से पिटवा कर पुलिस पीट रही है, इस गुंडागर्दी को उचित ठहरा रहे हैं। सरकार को छात्रों के लोकतांत्रिक विरोध से नफरत है। समस्त विद्यार्थी इस बात को समझें और स्वार्थी नेताओं का यही हाल है। ये तेजस्वी यादव का एक्सपोस्ट है, वो लगातार इस बात को कह रहे हैं। मानसिक रूप से कौन बीमार है, किसकी तरफ उनका इशारा है, ये तो हम नहीं जानते, वो बिहार की जनता ही जानती है। ये लालू का ट्वीट है, उन्होंने कहा कि भाई गलत बात है, नहीं किया जाना चाहिए जो उन्होंने बयान में कहा। लगभग लबो-लबाब उसका लालू यादव का यही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, यूपी हो या बिहार या कोई अन्य राज्य, जो पेपर लीक है ये अपने आप में एक नासूर बनता जा रहा है। लाख बड़े कानून बन गए, केंद्र में कानून बन गए, तमाम जगह कानून बन गए, लेकिन पेपर लीक के बाद ये दृश्य बहुत आम हो गए हैं कि जो युवा है इस देश का, प्रदेश का, बिहार का, यूपी का, वो युवा कहां जाए। उस युवा की जो बात है उसको आप सुनिए तो कलेजा फट जाएगा। वो कह रहे हमारे बाबूजी भी रिक्शा चलाते हैं, हम भी चला लेंगे। भाई हमें लड़ने दो, लेवल प्लेइंग फील्ड दो। अगर हमें लड़ने दो, हमें वो बराबरी का मौका करने तो दो, इस प्रतियोगिता में शामिल तो होने दो कि पहले ही ये तय हो जाएगा कि कौन विजेता है पेपर लीक होकर। ये आर्द स्वर हैं। हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि उस जो छात्र का वो बयान एक अलग तरीके से उसको कटवाएं और उसको हम अलग तरीके से भी दर्शकों को दिखाएंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, बिहार पुलिस सेवा के अधिकारी रहे जो खुद भी बीपीएससी से आए होंगे, सुनील कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, आभार आपका सुनील जी। मनीष शर्मा राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष शर्मा आपका भी बहुत धन्यवाद। मुझे लगता मनीष शर्मा अभी दिख नहीं रहे स्क्रीन पर। जयप्रकाश नारायण वरिष्ठ पत्रकार के रूप में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत स्वागत। और उत्तर प्रदेश के बहुत सीनियर आईएएस अधिकारी रहे, बहुत सीनियर अधिकारी रहे अनीस अंसारी साहब, डॉक्टर अनीस अंसारी साहब हमारे साथ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। सुनील कुमार जी की तरफ मैं रुख करूंगा और इस चर्चा की कार्यक्रम की शुरुआत करूंगा। सुनील जी मैं आपकी तरफ आ रहा हूं। इस पूरे जो घटनाक्रम है, पेपर लीक से लेके बच्चों को दौड़ा दौड़ा कर पिटवाने तक, पिटने तक, कुछ भी आप इसको कह लीजिए, इस पूरे घटनाक्रम पर आपका कुछ नजरिया है क्या? एक आप भी बिहार पुलिस सेवा के अधिकारी रहे हैं जहां तक मुझे बताया गया, और आप भी बीपीएससी से ही गए होंगे जैसा मैं समझ पा रहा हूं। तो इस तरह की अगर एक कहीं किसी सेंटर में इस तरह की अनियमितता हुई और छात्र गलत क्या मांग रहे हैं, वो तो यही कह रहे हैं ना कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दो। तो क्या पूरे देश में इस बात का संकट हो गया है क्या? क्योंकि बात बात पर अब चुनाव में नेता चीखने चिल्लाने लगे कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलता। अब इन जो बच्चे हैं, अभ्यर्थी हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उनके सामने भी इसका संकट हो रहा है। सुनील कुमार जी। ऐसा है सर कि प्रश्न को थोड़ा रिपीट किया जाए, थोड़ी बात अधूरी रह गई है, सुनाई नहीं पड़ी है, शॉर्टकट में बताएं। मैं ये कहना चाहता हूं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जो ये पेपर लीक और जो ये पूरा लाठीचार्ज का जो प्रकरण है, इसको आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं? ऐसा है सर कि पेपर लीक हुआ है तो इसके बारे में जो मुझे सूचना प्राप्त है
जितने डिजिटल इन्वेस्टिगेशन हो रहा है उस पर, कि कहां से लीक हुआ है, उस पर प्राप्त होने पर तो जो एजेंसी है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, वो तो लीगल कार्रवाई करेगी। और जहां तक लाठीचार्ज की बात है, तो सर लाठीचार्ज बीपीएससी जो कार्यालय है उसके घेराव के कारण ही लाठीचार्ज हुआ है। वो एक संवेदनशील और निषेध इलाका माना जाता है जी। हम लोग भी विद्यार्थी रहे हैं। बीपीएससी का कार्यालय उस क्षेत्र में है जहां की उसके पीछे कुछ ही दूरी पर महामहिम महोदय का निवास स्थान है। उसके इधर पूरब तरफ माननीय उच्च न्यायालय है और इस तरह से विद्युत भवन है, वहां भी संवेदनशील इंस्टॉलेशंस है और बहुत से सरकारी कार्यालय हैं। तो जहां प्रदर्शन और जो भी अपनी अभिव्यक्ति करने के लिए छात्र समुदाय या अन्य सभी जनता फ्री है कि अपनी अभिव्यक्ति, अपना फंडामेंटल राइट के लिए मांग कर सकते हैं, परंतु उस क्षेत्र में सर कभी नहीं होता है। घेराव बिल्कुल निषिद्ध है इन कारणों से। जहां वो धरना दे रहे थे, गद्दानीबाग क्षेत्र जहां धरना स्थल है, वहां विरोध प्रदर्शन करें या विरोध प्रदर्शन करने का एक और से बहुत से जायज जगह है। कल एक्समस डे था और ऐसा है कि इन कारणों से बहुत जाम हो गए और बहुत से बच्चे, बहुत से वृद्ध या अन्य लोग जाम में फंस गए। तो पुलिस तैयार होती है, आती है, एक्समस भी मनाती है, परंतु इसके बावजूद भी अपने ड्यूटी पर आना पड़ा और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए जो भी है उसके अनुसार कार्रवाई की गई। और हम समझते हैं कि एक सांकेतिक रूप से लॉ एंड ऑर्डर कंटेन करने में है। जो अभ्यर्थी हैं कल होकर वो भी एसडीएम होंगे, डीवाईएसपी होंगे और जो भी सेलेक्ट होंगे उनको भी तो आने वाले जो व्यवहारिक और नौकरी के काल में तो विधि व्यवस्था का संधारण करना ही होगा। तो ऐसा बहुत कुछ ऐसा नहीं है और बहुत कारण से है, बहुत राजनीतिक मुद्दे हैं, पक्ष विपक्ष की बातें हैं, वो तो अलग सी बात है। ठीक बात सुनील जी, बहुत बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत नपी तुली, बड़ी बिल्कुल नपी तुली बात की और करना भी चाहिए। सुनील जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आप लोग परीक्षा देते थे, अगर आप एक बार में आपने क्लियर कर दिया होगा तो आपको बहुत बधाई, लेकिन अगर नहीं क्लियर कर पाए होंगे तो दूसरी बार तैयारी, तीसरी बार तैयारी जो लोग करते हैं, क्या आप लोग जब तैयारी करते थे तब भी इस तरह के पेपर लीक और लाठियां खाते थे आप लोग? क्या तब भी इस तरह के पेपर होते थे या आप चुपचाप बैठ जाते थे कि भाई ठीक है, हमारे साथ अन्याय जो हो रहा है होने दो, हम कोई प्रदर्शन नहीं करेंगे? अरे नेता के कारण जब जाम लग जाता है सुनील जी, तब पुलिस लाठी नहीं चलाती। कार्यकर्ता जब प्रदर्शन करते हैं, पॉलिटिकल पार्टी के सत्ताधारी पार्टी का कार्यकर्ता अगर प्रदर्शन करने चले जाएंगे तो क्या उन पर भी लाठी चला लेंगे? ये निरीह बच्चे, इनको तो मैं निरीह ही कहूँगा कि निरीह बच्चे हमारे आपके घर के हैं। हो सकता है आपका कोई भतीजा हो, आपका कोई बेटा हो, मेरा कोई भतीजा हो, बेटा हो, भाई हो, मामा का लड़का हो, मौसा का लड़का हो, तमाम इस तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन क्या इस तरीके से एक दृश्य आपने वो भी देखा होगा, एक कोई पटना के कलेक्टर साहब थप्पड़ मार रहे हैं, वो भी मुझे लगता है बीपीएससी से आए होंगे। कम से कम ये अपने दिन नहीं भूलने चाहिए लोगों को। और दूसरी बात, पॉलिटिकल लोग जो बात करते रहें, लेकिन आपसे मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या आप लोगों के जमाने में भी इस तरह की चीजें होती थी, पेपर लीक जैसी चीजें? ऐसा है सर, हम लोग का जमाना वो डिजिटल नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था और यूनिवर्सिटीज में कभी कभी बैकआउट पेपर होता था, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस थे, परंतु हम लोग भी करते थे प्रदर्शन और बैकआउट करते थे तो एक दायरे में करते थे, अनुशासित ढंग से करते थे। और उस समय पटना विश्वविद्यालय की द्वितीय इंडिया में बोलती थी और अभी बोलती है। परंतु इस तरह का सर हम लोग के कहीं राजभवन का घेराव, कहीं मुख्यमंत्री का घेराव, सर हम लोग तो वहां नहीं पहुंच पाते थे। और जब जो भी एक लाइन है, रेड लाइन है, उसको यदि कोई क्रॉस करते हैं प्रदर्शनकारी तो उनके कंटेन करने के लिए
सभी सीआरपीसी में कानून बने हुए हैं, तो ऐसी बात नहीं है। और जहां तक डीएम साहब के थप्पड़ मारने की बात है, डीएम साहब डायरेक्ट और बहुत ईमानदार, और बिल्कुल मैं स्पष्ट करता हूं, मैं कोई फेवर नहीं करता हूं, न उनके साथ काम करता हूं, लेकिन जो भी जनता की जानकारी है, हीट ऑफ मोमेंट में जरूर कुछ हुई होगी बात, सो दैट आई कैन नॉट डिफेंड, बट हाँ, लेकिन किसी अधिकारी को ये किसने अधिकार दे दिया कि किसी को थप्पड़ मार देगा, वो भी अभ्यर्थी को? ये अधिकार तो नहीं किसी को, ये अधिकार कैसे दे दिया? तो ठीक है, एक्चुअली देखिए सर, इसमें जहां तक इनपुट्स आ रहे हैं, जिसको मैं इस प्लेटफॉर्म पर जस्टिफाई और अनजस्टिफाई नहीं करता हूं, लेकिन कुछ खास वेस्टेड इंटरेस्ट है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वाले हैं, तो 2000 रियल किंग पिन्स जैसे की बात आ रही है, वो लोग उकसाने में, कुछ ऐसे करने में, और डिजिटल है तो नथिंग इज फुल प्रूफ। डिजिटल में बहुत से ऑप्शंस हैं, सब कुछ है। हमारे जमाने में तो बात नहीं थी कि इस तरह का लीक आउट वगैरह होता था, कभी कभी आउट ऑफ सिलेबस आते थे, हम लोग भी मैच्योर थे, कुछ लोग होते थे पढ़ने वाले। ऐसा तो नहीं कि आपके जमाने में बड़े बड़े जो पावरफुल लोग थे वो उठा के सीधे अधिकारी बनवा देते थे, छुट्टी करो, मतलब झंझटी नहीं रखो कि ये सब लीक वीक का चक्कर है, नहीं, सीधे आप पर्ची आगे बना दो अधिकारी, ऐसा तो नहीं था कहीं? नहीं, ऐसी बात तो नहीं थी सर, ऐसी कोई बात नहीं थी हमारे समय में, और इस समय भी है। तो ऐसा नहीं है कि अब बीपीएससी का घेराव, अब उनको प्रदर्शन करने के लिए एक बनाई गई है धरना स्थल, वहां है, आप अपना फंडामेंटल राइट की अपनी बात, ठीक बात है। मुझे लगता है अगर गांधी जी भी यही सोचते हैं तो अभी भी हम अंग्रेजों के बूटों की ठोकरें खा रहे होते, अंग्रेज भी उनसे कहते थे धरना स्थल पे यहाँ दो जाके धरना, तो फिर कल्याणी हो जाता। जयप्रकाश जी मुस्कुरा रहे हैं, मुझे ब्रेक पर जाने का इशारा भी मिल गया है, हमारे साथी कह रहे हैं कि ब्रेक ले लीजिए, मैं ब्रेक पर जा रहा हूं। और ये लाठीचार्ज, और लाठीचार्ज। नौकरी के बदले जख्म, आज बिहार का जो आंदोलन छात्रों का चल रहा, 9 दिनों से बीपीएससी के पेपर लीक के मामले में वहाँ के जो अभ्यर्थी हैं वो आंदोलन कर रहे हैं, लाठियाँ भी खा रहे हैं, गहरे जख्म भी मिले हैं। एक अभ्यर्थी की बात बड़ी अपीलिंग है, बड़ी मार्मिक है, अगर उनकी बात आप सुनेंगे तो आपको दुख होगा। कुछ गलत नहीं मांग रहे, राइट टू इक्वलिटी मांग रहे, क्या गलत मांग रहे? तुमसे एसडीएम का पोस्ट मांग रहे, नहीं एग्जाम होगा चपरासी का नौकरी कर लेंगे, रिक्शा चला लेंगे, बाबूजी चलाते हैं, हम भी चला लेंगे, इज्जत का कमाई है वो भी कर लेंगे, लेकिन जब काबिलियत है तो लड़ने दो ना, बराबरी करने दो ना। क्या गलत मांगे तुमसे, क्या गलत मांगे? बोले कि भाई एक एग्जाम करा दो, सही से एग्जाम करा दो, अलग अलग एग्जाम लोगे तो फेयर नहीं होगा। तो ये लोग 3 गो पेपर वाला को खरीद के कह दिया कि वो लोग उपद्रवी बैठा हुआ हुआ, अभी तक ये लोग का उपद्रवी वाला नशा नहीं उतरा। उपद्रवी बैठे हुए, कौन सा उपद्रव कर रहे कि 7 दिन से खाना नहीं खाए, पेट में ऐसा जलन हो रहा है कि बता नहीं सकते। भाई मत मरने देना यार, मम्मी मेरी वेट कर रही है। पेट में जलन हो रही है, 7 दिन से भोजन नहीं किया है। कौन बताए इन नेताओं को? हृदयहीन जो लोग हैं जिन पर बीपीएससी की जिम्मेदारी है, वो कह रहे फेयर नहीं होगा। कैसे फेयर होगा? अगर परीक्षा देने वाले ही लोग इस बात को कहें कि फेयर नहीं होगा तो फिर कौन सा एग्जाम क्यों करा रहे हैं भाई आप? जयप्रकाश सिंह वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जयप्रकाश जी, आपके पास आ रहे हैं, ये क्या गलत कहा इस बच्चे ने, या क्या गलत कह रहा है ये बच्चा? अनम्यूट करिए। हाँ, इस बच्चे ने कोई गलत नहीं कहा। इस बच्चे ने एक बांडगी पेश किया है बिहार के सारे अभ्यर्थियों के साथ जो अन्याय हो रहा है। ये केवल बीपीएससी की परीक्षा ही नहीं, अन्य परीक्षाओं में, हाल के ही एक परीक्षा हुई थी स्वास्थ्य विभाग का, जिसमें सेंटर ही खरीद लिया गया था और केवल बच्चे उस सेंटर पर उंगली चला रहे थे
और कहीं दूसरे जगह से बैठा हुआ उसका काम कर रहा था, जो पकड़ा गया। इसी तरह से बीपीएससी में भी यह डिजिटल युग है। ऐसे में अगर एक सेंटर, ये तो मान लिया है बीपीएससी ने कि गलती हुई है, एक सेंटर को रद्द करके अगर एक सेंटर से प्रश्न पत्र लीक हो जाता है तो इस डिजिटल युग में कोई ऐसा जगह बाकी रह जाएगा कि जहां प्रश्न पत्र नहीं पहुंचेंगे। ये बच्चों का ये मांग है कि ऐसी स्थिति में फिर आप नए एक सेंटर की परीक्षा लेंगे तो क्या क्वेश्चन का स्तर क्या होगा, और फिर वैसे में कहीं क्वेश्चन का स्तर में कहीं ऊंच नीच हुआ तो उन एक सेंटर के बच्चा उन बच्चों के साथ क्या बराबरी कर पाएंगे, प्रतियोगिता में यह कर पाएंगे? यह बच्चा पूरे विद्यार्थियों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, गूंगी बहरी सरकार हो गई है। अभी सुन रहे थे मैं उनके ये में क्या नहीं कह रहे थे कि संवेदनशील एरिया में पहुंच गए। संवेदनशील एरिया में नहीं पहुंचे तो कहां पहुंचे? कोई सुनने वाला नहीं। न बीपीएससी का चेयरमैन सुन रहे थे, न सरकार के अमले सुन रहे थे, न सरकार में लोग सुन रहे थे। फिर आखिर बच्चे जाएं तो जाएं कहां, किनके पास जाएं, किनसे अपनी फरियाद करें? और कहीं से भी उपद्रव की सूचना है क्या सरकार के पास कि बच्चे कहीं तोड़फोड़ कर रहे थे? बच्चे अपनी बात मनवाने के लिए, अपनी बात कहने के लिए किसी सक्षम पदाधिकारी से मिलना चाहते थे। ये लाठीचार्ज, अश्रु गैस, ये सारे तो अंतिम प्रक्रिया है। बच्चों के एक प्रतिनिधिमंडल से बात तो कर लेते बीपीएससी के चेयरमैन, बच्चों के प्रतिनिधिमंडल से एक सक्षम पदाधिकारी बात तो कर लेता। उनकी डिमांड क्या है, जायज है या यह है, वो तो बात का विषय है, लेकिन उनसे बात नहीं किया, उल्टे लाठीचार्ज करवा करके ये तो तुगलकी जमाने को याद करा रहे हैं लोग। ठीक बात है, ठीक बात है। डॉक्टर अनीस अंसारी साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। जयप्रकाश सिंह ने कहा कि भाई वो कह रहे हैं कि संवेदनशील स्थान पर चले गए थे। मुझे लगता है संवेदना बची नहीं है। क्या, कैसा संवेदनशील स्थान? ना सरकार पे संवेदना है, ना बीपीएससी पे संवेदना है, और मीडिया भी संवेदनहीन हो रहा है। उसको भी इस तरह के मुद्दों में कुछ करंट वरेंट ज्वाला नजर आती नहीं, तो इस तरह के मुद्दे विमर्श बनते नहीं, टीवी चैनलों और अखबारों के हेडलाइंस बनते नहीं। देखिए, ये बहुत ही शर्मनाक घटना है जी, जिसमें नॉन वायलेंट, बिल्कुल अहिंसक जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया है। डेमोक्रेसी में हर शख्स का राइट है कि अपनी बात कहे, और शासन से अगर गलती हुई है या नहीं भी हुई, लेकिन अगर किसी शहरी को लगता है कि गलती हुई है और सुधार होना चाहिए, तो उसका हक है कि वो पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट कर सके। ये ज़रूरी नहीं था बिल्कुल कि संवेदनशील जगह है तो उन पर लाठी बरसाई जाए। संवेदनशील क्या होता है? अगर बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के अहदेदारों को ही ये चीज़ बताने की मंशा थी कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हो गई, लड़कों के साथ, जो स्टूडेंट्स उनके साथ या कैंडिडेट के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, उसको ठीक किया जाए। जिसमें मुझे लगता है कि गुण और के आधार पर कहा जा सकता है कि नाइंसाफ़ी हुई है। जब पेपर लीक हुए हैं तो अनइक्वल फील तो हो ही गई, तो फिर आप उसको कैंसिल कर दें। ये तो नहीं हो सकता कि आपने 4 सेंटर में एग्ज़ाम करा दिया और फिर 1 सेंटर में दोबारा करा रहे। तो जो बाद में हो रहा है उसको तो पहले से पता होगा कि कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये जो बाद वाला सेंटर है उसको जानकारी मिल जाएगी, जितने भी कैंडिडेट्स हैं पैसा दे देंगे, मिल जाएगा। मुझे लगता है कि बीमारी जो लीकेज की है ये प्राइवेट कंपनियों की वजह से हो रही है, और इसमें सरकारों को अच्छा इंतजाम करना चाहिए कि गवर्नमेंट की व्यवस्था में, क्योंकि गवर्नमेंट में कोई आदमी लीकेज करेगा तो उसकी नौकरी जाएगी, 30-35 साल की जो कमाई निकल जाएगी, पेंशन रुक जाएगी। प्राइवेट कंपनियों को तो आप कुछ ज़्यादा बिगाड़ नहीं सकते, मुकदमा लड़ते रहिए 10 साल तक, उनसे हर्जाना आपको नहीं मिलेगा। तो एक तो मेरिट में गुजारिश करना चाहता हूँ कि सरकारों को ये प्राइवेट कंपनियों के जरिए ठेकेदारी करा के एग्ज़ाम जैसे सेंसिटिव मैटर्स को नहीं हैंडल करना चाहिए। दूसरी गुजारिश ये है कि चाहे जो सब्जेक्ट हो, चाहे जिस विषय पे प्रोटेस्ट हो रही है, अगर प्रोटेस्टर्स नॉन वायलेंट हैं तो फिर सरकार को कोई हक नहीं है
कि उनकी पिटाई करें। ये जो एक दफ़ा 144 है जिसके तहत आमतौर से सरकारें हटाती हैं लोगों को, दफ़ा 140 जो CRPC का प्रोविजन है, इसमें यह है कि जो शांति व्यवस्था को खतरा हो तब आप एक्शन ले सकते हैं। जब लोग चुपचाप बैठे हैं, बैनर लगाए बैठे हैं, भूखे बैठे हैं, तो वो क्या शांति व्यवस्था को खतरा कर रहे हैं? अगर उनको हटाना भी था तो उसका एक तरीका ये हो सकता है कि आप बसें लाइए पुलिस के PSC के, पकड़ के उनको भराओ, ले जाके लखनऊ में मिसाल तौर पर इको गार्डन में बिठा दिया सुबह से शाम तक, उसके बाद छोड़ देते हैं। हम लोग तो यहाँ पॉलिटिकल सिस्टम में अक्सर करते रहते हैं जी प्रोटेस्ट गवर्नर के सामने। अब गवर्नर से ज़्यादा तो कोई बड़ा सेंसिटिव साइट नहीं होता, लेकिन हम लोगों को पकड़ के पुलिस जो है ले जाती है, इको गार्डन में बिठा देती है शाम तक। डंडा लाठी अगर चलाएंगे पीसफुल आदमी पे तो ये डेमोक्रेसी का निगेशन है और गांधी जी की टीचिंग के बिल्कुल अपोजिट है। मगर हम RSS और बीजेपी के एस्टेब्लिशमेंट से उम्मीद नहीं करते कि वो गांधी जी के सिस्टम को आगे चलने देंगे। वो खुद ही यकीन नहीं करते कि हाँ नॉन वायलेंट तरीका अच्छा तरीका है। उनको तो हर तरीके से सत्ता चाहिए। मुझे लगता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी गुंजाइश नहीं है कि नॉन वायलेंट आदमी को पीटा जाए या उन पे आंसू गैस छोड़ी जाए या उनके साथ बर्बरता की जाए, जैसे कि इस शॉट में नजर आ रहा है। ठीक बात है। डॉक्टर अनीस अंसारी, आप भी तमाम पदों पर रहे हैं उत्तर प्रदेश में और केंद्र में भी तमाम प्रतिनियुक्तियों पर रहे हैं। इस तरीके की जो चीज़ें हैं, अपनी गलती को जो सरकारें हैं, क्या मतलब ये हठी हो गई हैं कि ये लोकतंत्र का धीरे धीरे से हमारे यहाँ लोप होता जा रहा है कि भाई हम लोकतांत्रिक तरीके से कुछ होने नहीं देंगे, आप आवाज़ उठाओगे हम लाठी मारेंगे, गर्दन तोड़ देंगे, पैर तोड़ देंगे, पेट फाड़ देंगे। मतलब ये अजीब सा चलन हो गया है। इसके पीछे क्या ब्यूरोक्रेसी भी इससे प्रभावित हो गई है क्या? मैं अर्ज करना चाहता हूँ, ये जो RSS और बीजेपी 10 साल से हुकूमत चला रही है रियासतों में भी और भारत में भी, इनकी मजबूरी है कि पिछले 10 साल में कम से कम 2020 में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के आंकड़े के हिसाब से 47 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए थे कोविड के बाद। जी, बेरोजगारी की दर बहुत ही, यानी पिछले 40-45 साल में इतनी बेरोजगारी की दर कभी नहीं रही, इतनी बेरोजगारी कभी नहीं रही। इकोनॉमी गिरती चली जा रही, तो इनसे अर्थव्यवस्था संभल नहीं रही। उसकी मेन वजह यह है कि इनका दिमाग अर्थव्यवस्था पे है ही नहीं। न तो ये महंगाई कम करना चाहते हैं, न बेरोजगारी खत्म करना चाहते हैं, न किसी सूरत से ये देश को इकोनॉमिक तरक्की में ले जाते हैं। ये इस वक्त भारत खोदो अभियान में लगा हुआ इनका सारा दिमाग। तो जब हर जगह खुदाई कर करके पुरातत्व की चीजें ढूंढते रहेंगे तो आगे देखने का मौका ही नहीं मिलेगा। ये पास्ट को देख रहे हैं, ये अतीत को देख रहे हैं, तो जब आदमी पीछे की तरफ देखेगा तो आगे जाएगा तो गड्ढे में गिरेगा। इनको अपना करेक्शन करना चाहिए, वरना जनता, खासतौर से नौजवान, जब ये किसी मुल्क में गुस्से में आ जाते हैं तो जो उथल पुथल होती है वो पूरे सिस्टम को अफेक्ट कर सकती है। अभी बांग्लादेश में जो कुछ हुआ, अभी जो वहाँ हुआ है सीरिया में, म्यांमार में जो हो रहा है, श्रीलंका में जो हो चुका, नेपाल में, ये सब हमारे लिए मिसालें जिससे सीखना चाहिए कि जनता को कायदे कानून के तहत हैंडल करना चाहिए, उनको बिला वजह गुस्सा दिलाने से बचना चाहिए, वरना व्यवस्थाओं पे प्रश्न चिन्ह लगने लगता है और फिर व्यवस्थाएं संभाल नहीं पाती। ठीक बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात कही डॉक्टर अनीस अंसारी साहब ने, और एक अनुभव वाले अधिकारी हैं, बहुत लंबा अनुभव प्रशासनिक रहा है चीज़ों को हैंडल करने का। इस बीच हमारे साथ RJD के नेता प्रवक्ता आरजू खान साहब जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, आभार आपका, शुक्रिया। सबसे पहले सारे आपके व्यूअर्स को नमस्कार, सलाम, धन्यवाद। माफी चाहता हूँ, थोड़ी सी लेट हुई आने में, धन्यवाद। धन्यवाद। मनीष शर्मा राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। मनीष शर्मा, मैं एक सवाल उठाने की कोशिश कर रहा था, डॉक्टर अनीस अंसारी से भी मैंने उस बात का जिक्र किया कि क्या, जैसे उन्होंने कहा कि भाई ये RSS और बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है वो लोकतंत्र उनको पता, मतलब वो लोकतंत्र बर्दाश्त नहीं, गांधी उनको बर्दाश्त नहीं, जैसा अभी डॉक्टर अंसारी ने कहा। हम एक और सवाल उठा रहे हैं कि भाई ब्यूरोक्रेसी तो अलग शपथ लेती है कि हम एक ऐसी भी व्यवस्था है, डॉक्टर अनीस अंसारी बताएंगे कि मान लो सारी सरकारें लोप हो जाएं, फेल हो जाएं, तो एक ब्यूरोक्रेसी एक ऐसी व्यवस्था बना के रखती है जिससे देश चलता रहे। तो क्या ब्यूरोक्रेसी भी तमाम तरीके के लोभ लालच में ऐसी सरकारों का डंडा बन जाती है, लाठी चलाने लगती है? मनीष शर्मा जी, ऑफिसर से जी प्लीज मनीष बोलिए डॉक्टर अंसारी बोलिए पहले, फिर मनीष शर्मा बोलिए। मैं कह रहा था कि जो लालची
या कमज़ोर विजन के अधिकारी हैं जी जो हर ज़माने में रहते हैं थोड़े बहुत, वो ज़रूर डर जाते हैं शासन से, चीफ मिनिस्टर से, मिनिस्टर से। लेकिन जो अच्छे लोग हैं, ज़्यादातर लोग जो ब्यूरोक्रेसी में अच्छे लोग हैं, वो कोशिश करते हैं कि कायदे कानून के तहत व्यवस्था को चलाया जाए। अभी जो बिहार में ये दिखाया जा रहा है, डंडे जो चला रहे हैं पीसफुल स्टूडेंट्स पे, ये मुझे नहीं लगता कि बहुत अच्छे किसी कॉम्पिटेंट अधिकारी ने इसको हैंडल करने की कोशिश की। खुद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अगर थप्पड़ मारेंगे प्रोटेस्टर्स को जो पीसफुल है, सारी प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई वायलेंट हो तब आप लाठी डंडा चलाए तो किसी को शिकायत नहीं होगी, तो आपको जस्टिफिकेशन है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का। लेकिन अगर खाली पीसफुल पिकेटिंग हो रही, तो जैसा कि आपने शुरू में कहा कि गांधी जी भी तो पीसफुल पिकेटिंग करते थे और ब्रिटिशर्स जो उनके साथ बर्ताव करते थे उससे ज़्यादा खराब हमारी डेमोक्रेसी में होने लगा है। दिस इज ए वेरी बैड सिचुएशन। ठीक बात है। मनीष शर्मा कंटिन्यू करिए। जी जी, मैं बस इतना मैं कहना चाह रहा था आपसे कि बेसिकली देखिए, ये जो भारतीय राज्य है, जो स्टेट है, इंडियन स्टेट है, उसके जो जितने पार्ट हैं, नौकरशाही हो, सेना हो, पुलिस हो या अदालतें हों, आम तौर पे वो उनका जो शुरुआती दौर से भी उसका एक आम तौर पे आप देखेंगे कि जो देश के अंदर जो आर्थिक रूप से पावरफुल हिस्सा है या सामाजिक रूप से जो पावरफुल हिस्सा है, उसके पक्ष में जनरली झुकाव उसका बना रहता है। आप उसको बहुत ध्यान से देखेंगे कि किस तरह के लोग डीएम से मिलने जा रहे हैं, किस तरह के लोग जो है पुलिस अधिकारी से मिलने जा रहे हैं, उस हिसाब से उनके साथ व्यवहार होता है। जनरली एक है। लेकिन अभी जो राज सत्ता आई है, अभी जो राजनीतिक जो सत्ता आई है, उसने उसको एक स्पेस दे दिया है राज सत्ता के अंदर के, नौकरशाही के अंदर, पुलिस के अंदर, प्रशासन के अंदर ऐसे जो लोग थे जो पावरफुल लोगों के पक्ष पे झुके हुए थे। ये जो राज सत्ता संघ भाजपा की आई ये है, कह सकते हैं बिना रीढ़ वाले, जैसे डॉक्टर अंसारी ने इशारा किया, बिना रीढ़ वाले। क्योंकि आप झुकने की बात कर रहे हैं तो फिर झुकते वही हैं जिनके बहुत ज्यादा रीढ़ वीढ़ की हड्डी होती नहीं है। ये सरकार भी ऐसे ही लोगों को प्रमोट कर रही है। उसने अदालतों का स्ट्रक्चर बदला है, उसने नौकरशाही का स्ट्रक्चर बदला है, पुलिस का स्ट्रक्चर बदला है, सेना को भी स्ट्रक्चर को बदल रही है। तो इसलिए वो केवल संसद में पावरफुल नहीं हुई है, वो एक ऐसी सरकार है जो संसद में पावरफुल होने के बाद राजसत्ता के जितने पावर सेंटर हैं उन सारे लोगों को अपने रूप बदल रही है। इसीलिए आपको बहुत चकित कर देने वाले बराबर आपको परिणाम जगह जगह दिखेंगे। बहुत एक्सट्रीम में जाकर के नौकरशाही का व्यवहार, पुलिस का व्यवहार, सेना का व्यवहार, अदालतों के फैसले अगर आप देखें, 2014 के बाद के अदालतों के फैसले भी आप देखें तो उस फैसलों में भी आपको ये दिखेगा कि एक जो सरकार आई है केंद्र में, या जो डबल इंजन की सरकार प्रदेशों में है, उनके अनुरूप अदालतों का व्यवहार भी मैं उसका उदाहरण अभी नहीं देना चाहता हूं, वो बदला है। उसके दसियों उदाहरण मैं दे सकता हूं। तो इसको हम लोगों को पहले समझा जाए एक बात कि वो व्यवहार हो रहा है। लेकिन ये सरकार भी उस तरह का व्यवहार क्यों करने के लिए मजबूर है, इस बात को भी समझना है। तो इस बात को अगर समझना है तो यहां से समझना होगा कि उन्होंने जो विकास का मॉडल लिया है, डेवलपमेंट का जो मॉडल लिया है इस राज्य सरकार ने, इस केंद्र सरकार ने और इसकी राज्य सरकारों ने, वो रोजगार विहीन विकास का मॉडल लिया है। माने विकास इनके सेंटर में है, रोजगार सेंटर में नहीं। अगर ये 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना चाहते हैं लेकिन 1 मिलियन भी जो है रोजगार नहीं देना चाहते हैं जी। ये जो इनका कैरेक्टर है, आप देखेंगे कि ये जिस तरह की इकोनॉमी में जा रहे हैं, जो अडानी इकोनॉमी है, जो अंबानी इकोनॉमी है, जो कारपोरेट इकोनॉमी है, वो इकोनॉमी जो है पूंजी तो ज्यादा इकट्ठा करना चाहती है लेकिन एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर सकती है, वो उसके बस की बात नहीं। और उस इकोनॉमी के मातहत ये सरकार काम कर रही है। तो आप फ्रस्ट्रेशन समझिए, तब ऐसे दौर में वो क्या कर सकती है? वो फिर एग्जाम नहीं होने देगी, वो हर बार एग्जाम को लीक कराने देगी, वो 10 साल बार अब जैसे उत्तर प्रदेश में पिछले 5 सालों में 24 एग्जाम लीक हुए, 24 एग्जाम लीक हुए, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और एक भी रोजगार देने की स्थिति में नहीं। तो तब उनको एक कह लीजिए कि, और जो रोजगार वो देंगे, इसको और इसका समझिए, इसका एक और पहलू, अगर वो रोजगार देंगे भी तो वो रोजगार उनको पावरफुल लोगों को देना होगा, वो भी फेयर नहीं करा सकते। वो जो समाज में पावरफुल लोग हैं, इकोनॉमिक रूप से पावरफुल लोग हैं, उनके लिए वो रोजगार, उतना जो रोजगार इनके पास है उनको देना है। तो फिर वो ढेर सारे नियम कानून भी ऐसे लाएंगे, जैसे आप देखिए नॉर्मलाइजेशन जो कानून लेके आए, वो एक करप्शन, एक महा करप्शन का एक, आप समझिए कि वो एक स्पेस देता है सत्ता को। ये जो लड़के कह रहे हैं बीपीएससी के बारे में, ये जो लड़के कह रहे हैं प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में, तीसरी बात आप देखेंगे कि इन्होंने जानबूझ के उसका निजीकरण कर दिया। जो अंसारी सर कह रहे थे,
जानबूझ के इन्होंने प्रतियोगी परीक्षाएं कराने वाली एजेंसियां को जो है उन्होंने निजी हाथों में दे रखा है। उत्तर प्रदेश में भी दे रखा है, बिहार में भी दे रखा है, ताकि उनकी कोई जवाबदेही नहीं बनती है। उनका कोई जवाबदेही नहीं है। वो अगर कुछ गलत करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं, तो उनकी जवाबदेही नहीं बनती है। अंतिम बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, देखिए बड़ी जो पूंजी है जो आज देश को कंट्रोल कर रही है, उसको एक ऐसी सरकार चाहिए जो रोजगार न भी दे, महंगाई बढ़ा के रखे, करप्शन बढ़ा के रखे, लेकिन मुद्दे को भटका दे मतलब वो कम्युनलाइज उधर कर दे। वो आप जो है रोजगार मांगने के बजाय मंदिर मांगने लगे, आप रोजगार मांगने के बजाय मस्जिद में घुसने लगे, आप रोजगार मांगने के बजाय मुसलमानों को संकट देखने लगे, ईसाइयों को संकट देखने लगे। एक ऐसी सरकार चाहिए इस समय इस कारपोरेट पूंजी को। और इसीलिए आप देखेंगे कि बड़ी पूंजी की आरएसएस बीजेपी हमेशा पसंदीदा सरकार रही है। इसीलिए आप देखेंगे कि सारा ध्यान उसका यह है कि कैसे मोदी जी बने रहे, कैसे योगी जी बने रहे। तो यह भी एक उनकी मजबूरी है कि इसलिए भी। लेकिन मनीष नीतीश कुमार तो ऐसे आदमी नहीं है। नीतीश कुमार की तो आइडियोलॉजी अलग थी। आप कैसे कह सकते हैं, बिहार के परिप्रेक्ष्य में कैसे कह सकते हैं आप ये बात? आपको ये समझना होगा नीतीश सरकार किसके साथ है, किसके मातहत है, कौन लोग उसके आका हैं, कौन उसके जो है सेंटर में है, इसको समझना होगा। वो नीतीश की सरकार नहीं है। वो असल में नीतीश चेहरा है, सामने चेहरा है, एक पॉलिटिकल जो एक माइलेज लेना होता है, राजनीतिक मजबूरी है। लेकिन इकोनॉमी कौन चला रहा है, सत्ता को कौन नियंत्रित कर रहा है, इसको हमको समझना बहुत कहने की बात नहीं है, बहुत साफ है लोगों के सामने। और अब के दौर के जो नीतीश हैं वो तो और ज्यादा संकटप्रद हैं। अभी तो उनके बारे में ये माना जा रहा है कि वो अपनी पार्टी को भी नहीं चला रहे हैं, उनका संगठन भी वो उसको संचालित नहीं कर रहे हैं। वहां भी कुछ नौकरशाही पहुंच गई है, वो नौकरशाही पूरी पार्टी को चला रही है। 4-5 लोग ऐसे ठीक है, ये विषय थोड़ा सा इतर है। पार्टी चला रही कौन नहीं चला रही उस पर हम अलग बात करेंगे। लेकिन आज इन छात्रों का दर्द है। हमारे साथ आफ्ताब जमील साहब जुड़ गए हैं, जेडीयू के उपाध्यक्ष हैं प्रदेश के, और बहुत सारे सवाल जमील साहब आपसे हैं तमाम लोगों के। ये शांतिपूर्वक जो चल रहे थे लोग, कोई पत्थर नहीं चला रहे थे, ये कोई लाठी नहीं मार रहे थे किसी को, इन पे आप लोगों ने लाठियां चलवा दी, कमर तोड़वा दी, गर्दन तोड़वा दी। ये नौकरी तो मांग रहे थे। अभी एक छात्र का हमने सुनाया 2 बार, वो कह रहा है कि मेरे बाबूजी रिक्शा चलाते हैं, हम भी चला लेंगे, लेकिन हमें लड़ने तो दो भाई, लेवल प्लेइंग फील्ड तो दे दो। जमील साहब, इन छात्रों को क्यों नहीं लेवल प्लेइंग फील्ड दे पा रहे हैं आप लोग? आवाज आ रही है? हाँ, अनम्यूट करिए। हाँ, बोलिए। मेरी आवाज आ रही है? हाँ बोलिए, बुलंद आवाज है, बोलिए। देखिए, अभी मैं आप लोगों से माफी चाहता हूं कि चूंकि मेरा कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा था। मैं थोड़ा सा देहात एरिया में, झारखंड में। जी। तो यहाँ पर मैंने देखा है अभी कि किस तरह से क्या मामला बन रहा है। लोग इतनी बायस्ड होकर के बात कर रहे हैं सरकार के खिलाफ। इतनी बायस्डता तो अच्छी बात नहीं है। जब आपको जानकारी आपको नहीं रहती है तो आप बिना जानकारी के उसको मत बात किया हो गए बैठे, ये तो मुझे नोटिस नहीं ले रहे हैं। बहुत सारी जानकारियों की कमी है। आज मान लीजिए जेपीएससी के मामले में मुझे नोटिस नहीं ले रहे हैं। एक बार बुलवाए भी कि जुड़ गए, उसके बाद यहाँ पर बात होना चाहिए कि खुल करके एक बात, सही बात आनी चाहिए। नीतीश कुमार किसी के मैंने ये नहीं है, नीतीश कुमार को कोई दबाव में उनसे काम करवाएगा, या नीतीश कुमार से कोई दबाव में काम हो रहा है, या कोई उनको गाइड कर रहा है। नीतीश कुमार कभी किसी गाइड होने वाले व्यक्ति में से नहीं है। उनको अपना विवेक है और वो माने जीरो टॉलरेंस पर करने वाला हैं। पूरे देश में उनसे लोग ये कर रहे हैं। तो अभी मेरा ये मानना है कि जेपीएससी में अगर आप या बीपीएससी में कोई अगर मान लीजिए कि उसके नाम पर अगर कोई उदंडता करेगा और सरकार को बदनाम करने का काम करेगा और क्वेश्चन लीक करेगा, तो उसको क्या आपने उसको छोड़ दीजिएगा? अरे जमील साहब, ये सारे लोग पेपर लीक किए हैं क्या? ये सारे लोग जिनको लाठी से पिटवाए हैं आप, ये सारे पेपर लीक करने वाले ये साल्वर हैं क्या? क्या बात करते हैं आप? पॉलिटिकल आदमी हैं आप, बड़े ओहदे में हैं, जेडीयू के बड़े ओहदे में हैं आप, अब ऐसी बातें करते हैं जमील साहब। अरे भाई, ये प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर गांधी जी को ऐसे अंग्रेज मारते दौड़ा दौड़ा तो गांधी जी की गर्दन कब टूट जाती?
आज हम उनको राष्ट्रपिता कहाँ कहते? आप गांधी के अनुयायियों की गर्दन तुड़वा रहे हैं, लाठी तुड़वा रहे हैं उनकी। मार हुआ है, और अगर उदंडता गांधी जी कभी उदंडता नहीं किए थे, गांधी जी अगर उदंडता किए होते तो उनको भी उस समय में तत्कालिक समय में मार होती, और अंग्रेज उनको भी नहीं छोड़ते, और अंग्रेजों ने ऐसा किया है। अब लेकिन सवाल है कि बात बिहार की हो रही है, बीपीएससी के जो कैंडिडेट्स जो गए थे, ये कैंडिडेट नहीं थे, इनमें कुछ बैड एलिमेंट्स थे, कुछ ऐसे लोग भी थे जो सरकार को बढ़िया से चलाने नहीं देना चाहती है, कुछ ऐसे एलिमेंट्स है जो अपने इस बहाने, छात्रों के राजनीति के बहाने अपना राजनीति चमकाने के लिए लोग, विपक्ष के लोग उसमें मददगार थे। ऐसे लोग वहां अच्छा, मतलब जो अच्छा करो, आफ्ताब साहब, जो अच्छा करो वो आप कर रहे हो, नीतीश जी कर रहे हैं, और जो बुरा हो जाए वो तेजस्वी यादव कर रहे हैं। बताइए भाई, आरजेडी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आरजू खान साहब, बताइए खान साहब। ठीक है, जमील साहब आप जरा जवाब ले लें इनसे। जमील साहब जवाब ले लें आरजू खान साहब से, अगर आपकी इजाजत हो तो। और मैं छात्रों के साथ हूँ, अगर ये खामोश रहे तो मैं मेरे अब आप छात्रों के साथ हैं कि नहीं हैं, वो तो एक छात्र हमारे साथ संदीप गिरी भी जुड़ गए हैं वहीं से, धरना स्थल से, वो बताएंगे आप छात्रों के साथ कितने। ठीक है आफ्ताब साहब, अब जरा दूसरे को मौका दीजिए प्लीज। आफ्ताब साहब प्लीज, आफ्ताब जी, ठीक है, अब आपकी बात आ गई। अब आरजू खान साहब आरजेडी के नेता हैं, बोलेंगे, बोलिए आरजू खान साहब। इन लोगों के पास बोलने के लिए है क्या? अरे बोलने तो दीजिए, सब आप ही बोल दीजिएगा क्या? बोल दीजिए भाई। ये क्या बदतमीजी है? ये टीवी पे पहली मर्तबा है क्या? ये तरीका नहीं ठीक है भाई, रहने दीजिए। पहली बार आए क्या? बार आते हैं ये आरजू खान साहब, आप बोलिए आरजू खान साहब, आवाज बंद कर दीजिए, बोलिए। अरे डिबेट के भी आदाब हुआ करते हैं, अच्छा प्रवक्ता वही होता है जो अच्छा श्रोता होता है। हाँ बोलिए आरजू खान साहब, बोलिए। अरे मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं, लगातार इंटरप्ट कर रहे हैं। आवाज बंद कर दीजिए इनकी, आवाज बंद कर दीजिए। क्या है? बोलिए आरजू खान साहब। जी सर, बोले, सवाल बोले सर। मैं कह रहा हूं कि इतनी सारी बातें कर रहे हैं, कि आप लोग बदनाम कर रहे हो, आप लोग छात्रों के साथ बीच में घुस के जाके नीतीश की सरकार को बदनाम कर दे रहे हो। अब आप लोग ये इस काम पे उतर आए हैं क्या? राजनीति से जीत नहीं पा रहे हैं आप लोग नीतीश कुमार से? शुक्र मनाइए कि आजकल हर बातों में ये कहते हैं कि आरजेडी कहां थे, पहले तो ये कहते थे पाकिस्तान कहां थे। सबसे पहले बात तो ये है जी। अरे इनको रोका किसने? डबल इंजन की सरकार है। अगर आरजेडी कहां थे तो उसको आप जो है नकाब से उसका नकाब खींचिए, उसके ऊपर एफआईआर करिए, जेल के सलाखों के पीछे डालिए। आपको रोका किसने है? आप तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जिस चीज में नाकाम हो गए। विपक्ष के नाते अगर हम गरीब, मजलूम, वंचित छात्रों की अगर आवाज को अगर उठाते हैं तो आपको बुरा लगता है। बुरा क्यों नहीं लगेगा? आप आरएसएस की आइडियोलॉजी पे है ना, आप विचारधारा में तो उसी के है। जनता दल यूनाइटेड जाके गोद में बैठ गई है बंचा फाट के मानने वाले को। तो ये बड़ी बड़ी बातें ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही बोल रहे थे। जैसे उत्तर प्रदेश में अखिलेश प्रसाद को इन्होंने कहा कि उन्होंने नल की टोटी उठा के लेके चले गए, उसी तरीके का एलिगेशन हमारे आदरणीय नेता पे लगाया था इन्होंने। उसके बारे में एक इन्वेंट्री भी इन लोगों ने जावेदी नहीं की, एक कागज के छोटे से टुकड़े का दस्तावेज नहीं दिखा पाए। तो ये है इनका चरित्र, जनता दल यूनाइटेड का और भारतीय जनता पार्टी का। सबसे बड़ा सवाल है बिहार प्रदेश में इतने पेपर्स लीक क्यों हो रहे हैं? पूरे देश में केंद्र क्यों बना हुआ है? बीपीएससी, यूपीएससी, चाहे नीट का मामला हो, सारे पेपर्स लीक हो जाते हैं। तो मैं बड़ी ईमानदारी से और बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि अगर इनके तार खोजिएगा पत्रकार महोदय, तो वो पता चलेगा कि जहां से मुख्यमंत्री आते हैं प्रदेश के, नालंदा डिस्ट्रिक्ट से, वहीं से ये संचालित और संरक्षित होता है। ये श्रम पोषित संरक्षित माफिया लोग हैं जिनका गिरोह है, उनके पीछे खुद मुख्यमंत्री और ये डबल इंजन की सरकार है। क्यों? क्योंकि इन्होंने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। किसको इन्होंने पकड़ा? और बीपीएससी का जो मामला है, अभी जो छात्र जो धरने पे बैठे हुए हैं, आप प्राइवेट जो ट्यूशन, जो कोचिंग सेंटर्स जो चलाते हैं, उनके कुछ लोगों से जो चेयरमैन है बीपीएससी के, उनसे बातें करते हैं। और हकीकत यह है कि क्या बिहार प्रदेश में सरकारी वाइस चांसलर या प्रोफेसर नहीं है क्या? आप उनसे क्यों नहीं राय मशवरा करते हैं? ये नहीं करेंगे। वो सवाल पूछते हैं, छात्र सवाल पूछते हैं, उसके बदले में ये लाठियां बरसाते हैं।
ठीक है ठीक है ठीक है आरजू खान साहब, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, चूंकि बड़ी चर्चा में अब थोड़ा सा चर्चा रवानगी में आई है, लेकिन अब समय खत्म हो रहा है। एक अभ्यर्थी हमारे साथ धरना स्थल से जुड़े हुए हैं, संदीप गिरी। संदीप गिरी, ये जेडीयू के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं आफ्ताब जमील साहब, ये कह रहे हैं कि आप लोग उद्दंडता कर रहे थे, तो लाठियां तो खाएंगे ही आप लोग, और आपके बीच में विपक्ष के लोग घुस गए थे, कोचिंग वाले लोग घुस गए थे। सर मैं उनको बताना चाहूंगा सर कि पिछले सर 8 दिनों से हम लोग सर 9वां दिन है सर, हम लोग अनशन पे भी बैठे हैं सर, मैं अनशन पे बैठा हूँ सर, हाँ हम लोग सत्याग्रह कर रहे हैं सर। क्या अरे छोड़ दीजिए, गांधी जी के चक्कर में मत पड़िए, अब गांधी जी के चक्कर में मत पड़िए अनशन वनशन, गांधी जी बचा नहीं पाएंगे आप लोगों को अब। अभी सर उन्होंने कहा कि शायद जो लोग बैठे हैं, जो लोग कर रहे हैं वो अभ्यर्थी नहीं है। मैं आपको एडमिट कार्ड अपना दिखाता हूँ सर, मैं अपना एडमिट कार्ड दिखा रहा हूँ कि मैं अभ्यर्थी हूँ सर। अगर आपको डाउट लगता है कि हम अभ्यर्थी नहीं है सर, आप आके यहाँ चेक कर सकते हैं, ये रहा मेरा एडमिट कार्ड सर। नहीं मैं तो मान रहा हूँ भाई, मैं तो मान रहा हूँ, ये सत्ता वाले लोग नहीं मानते, ये किसी को नहीं मानते। बोलिए बोलिए सर। मैं सर आपने कहा कि जो धरना पर बैठे नहीं, आफ्ताब साहब बोलने दीजिए, आफ्ताब साहब बोलने दीजिए। आपने कहा वो उग्रता कर रहे थे, ये बात आपने कही है। शांत रहिए प्लीज, अब यहाँ उद्दंडता मत करिए प्लीज। नो एक बात बताइए सर, आप जवाब दे दिए सर, क्या हम इतने दिनों से सत्याग्रह कर रहे हैं, क्या आपकी पार्टी से आप कोई भी प्रशासनिक अधिकारी क्या हमसे मिलने की कोशिश किया, आपसे पूछने की कोशिश किया कि हम क्यों बैठे हैं, क्या तकलीफ है हमें? अब कोई ना तो सत्ता पक्ष से है ना आपकी तरफ से कोई अधिकारी है हमसे बातचीत करने के लिए। सर क्या आपका दायित्व तो नहीं बनता है सर? आपके हम मुखिया चुने, आपका माननीय मुख्यमंत्री, हमने वोट दिया उन्हें, तो सर क्या हम अधिकार कहाँ मांगे? हम उत्तर प्रदेश से अधिकार, उत्तर प्रदेश सरकार से अधिकार मांगने जाए सर? हम आप ही से बोले सर हमें न्याय चाहिए सर। हम पहला बात सर अगर हम बात करें सर, हम क्यों कर रहे हैं धरना, हम कर रहे सर हमें समता का अधिकार सर, बस मौलिक अधिकार में समता का अधिकार। बताइए, आपने कहा ठीक है संदीप मैं रोक रहा हूं आपको। आफ्ताब साहब बताइए, नीतीश कुमार ने समता पार्टी भी चलाई और समता आप इनको नहीं दे पा रहे हैं, समता पार्टी के नेता वो खुद थे और ये समता मांग रहे हैं, कैसे काम चलेगा भाई? बोलिए आफ्ताब साहब जल्दी से, जल्दी अनम्यूट करिए, जल्दी से बोलिए, अनम्यूट करिए, सुनाई नहीं पड़ रहा जी। और हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी हालत में मतलब जो हमारे छात्र हैं उनका किसी तरह का कोई अधिकारों का हनन ना हो, और उनको जो व्यवस्था बनानी है उसके लिए हम लोग व्यवस्था बना रहे हैं। अरे आफ्ताब साहब जुबानी जमा खर्च से नहीं होगा मेरे भाई, जुबानी जमा खर्च से नहीं होगा, उनकी मिजाज कुर्सी करिए जाके, उनकी मिजाज कुर्सी करिए, मिलिए जाके उनसे। होने जा रहा है, इसको हम लोग करवा रहे हैं। अभी हम लोग चिन्हित करने जा रहे हैं कि कौन कौन से लोग ऐसे माने लोग मुलविस हैं इसमें, इस तरह के माने प्रदर्शन में। और जहां तक धरना का सवाल है तो धरना मतलब यहाँ भी धमका रहे हैं इनको, आप यहाँ भी धमका रहे हैं कि हम चिन्हित करेंगे, जेल भेज देंगे, अभी भी धमका रहे हैं। इनके और न्याय संगत कार्य होगी, ये आप जल्द ही आप देखेंगे। ठीक है डॉक्टर अनीस अंसारी मैं आपके पास आता हूँ। संदीप जल्दी से, संदीप जो जेडीयू का ये स्टैंड है कि ये लीकेज करा दिया और अपोजिशन वाले उसमें शामिल हैं, तो इसमें दो बातें अर्ज करना चाहिए। एक तो लीकेज स्टूडेंट्स नहीं कराया और ना अपोजिशन ने कराया। लीकेज जो है आपकी कंपनियां जो आपने एंगेज की सरकार ने, उनके जरिए हुआ। दूसरी बात, अपोजिशन का तो रोल ही यही होता है प्रजातंत्र में कि अगर सरकार से कोई गलती हुई है तो उसको उजागर करें। तो अगर अपोजिशन स्टूडेंट साथ खड़ा है और उनके साथ नाइंसाफी जो हो रही है उसको उजागर कर रहा है, तो इसमें कौन सी गलत बात कर रहा है? ये तो सारी अपोजिशन पार्टी का बुनियादी रोल ही यही होता है। ठीक है, थैंक यू। आरजू खान जल्दी से, 10 सेकेंड में खत्म करूंगा। आरजू खान जल्दी से। हम ये कहना चाहते हैं कि ये कार्रवाई करने वाली सरकार कहते हैं ना कि कार्रवाई करते हैं, तो इनको रोका किसने है? अगर राष्ट्रीय जनता दल का कोई भी अगर आदमी उसमें संलिप्त है तो ये बैठते क्या? ये निकम्मे हैं क्या? इनसे ये सवाल पूछिए, ये निकम्मी सरकार है क्या? ये डबल इंजन की सरकार निकम्मी है क्या कि जो कुछ कर नहीं पाती? ठीक है संदीप कुछ कहना चाह रहे हैं। संदीप गिरी, निकम्मे लोगों गद्दी छोड़ दो। थैंक यू निकम्मे लोगों से कहिए गद्दी छोड़ दे। धन्यवाद आरजू खान साहब, धन्यवाद। संदीप गिरी जल्दी बोलिए। आप ही की सरकार में सर आप ही सर माना था सर, कह रहे हूँ सर कि हम लोग छात्र हैं सर, हम पढ़ना चाहते हैं सर, हमें ऐसी व्यवस्था नहीं बनाई जाए यहाँ की हमें रोड पे आके बैठना पड़ा। सर कई दिनों से 10 दिनों से मैं बैठा हूँ सर, मैं हॉस्पिटल भी गया था सर, मैं पीएम से देख सकते हैं अभी, और मेरी तबीयत खराब थी सर, फिर भी मैं बैठा हूँ सर। आप
व्यवस्था क्यों नहीं बन रहा? सबकी प्रशासनिक सेवा आपके पास प्रशासन है सर, आप ऐसी क्यों नहीं व्यवस्था बनाते हैं कि हमें रोड पे नहीं आना पड़े सर? आप बीपीएससी की बात करें तो 66 बीपीएससी में क्वेश्चन पेपर आउट होता है सर, 67 में आउट होता है, सिर्फ 70 बीपीएससी में बापू परीक्षा केंद्र की ऐसी व्यवस्था हो जाती है। आपने कहा कि वहाँ उपद्रवित आपने सेंटर आप ही दिया था सर, आपने वहाँ सेंटर, फिर उपद्रवित छात्र, सारा उपद्रवित छात्र वहीं कैसे चले गए? कहीं ना कहीं सर कुछ ना कुछ तो कमियां हो ही रहेगी। हम ये बात मानते हैं सर, कहीं ना कहीं कमी हो जाती है, पर ये मान लेने में क्या दिक्कत है सर? अगर आप मान लेंगे कि हाँ गलतियां हुई है सर, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? ठीक है संदीप, ठीक है। मनीष शर्मा 5 सेकंड और जयप्रकाश जी 5 सेकंड, बस चूंकि बहुत ओवर हो गया कार्यक्रम का समय। मनीष शर्मा 5 सेकंड और जयप्रकाश जी। जी मनीष शर्मा अनम्यूट करिए मनीष। मैं बस इतना कहना चाहता हूं आपसे कि ये सरकार और रोजगार दो अंतर विरोधी बातें हैं। यह सरकार और शांति दो अंतर विरोधी बातें हैं। यह सरकार और लॉ एंड ऑर्डर ये दो अंतर विरोधी बातें हैं। तो इसलिए इस सरकार को हटाना ही रास्ता है और कोई रास्ता है नहीं। जयप्रकाश जी जल्दी से एक फाइनल कमेंट। अनम्यूट करिए भाई, अनम्यूट करिए। जयप्रकाश जी सुन नहीं पा रहे हम आपको। हाँ जमील साहब से हम सवाल यही करना चाहते हैं, कई सवाल खड़े हुए हैं। एक आपने कहा कि वायसनेस है इन लोगों में, तो इसको दिमाग से आप निकाल दीजिए। सवाल ये उठता है कि क्या प्रश्न पत्र लीक हुए या नहीं, इसका जवाब आपके पास है? अगर प्रश्न पत्र लीक नहीं हुए तो वो सेंटर आपने कैंसिल क्यों किया? पूरा का पूरा सेंटर कैंसिल क्यों किया? ये बड़े महत्वपूर्ण सवाल हैं। मुझे लगता है कि आज मैं इनका जवाब तो क्या ही देंगे, अभी घुमाएंगे। जमील साहब बोलिए, डॉक्टर अनीस अंसारी बोलिए जल्दी से। शेर है, कुर्सी है तुम्हारी ये जनाजा तो नहीं है, कुर्सी है तुम्हारी ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कह नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? अरे बोलिए भाई, इसका जवाब दे दीजिए आफ्ताब साहब जल्दी से। मैं सुन रहा था, बहुत परेशान है सब लोग कि भाई सत्ता इनको, ये तो सत्ता के लोग हैं ना, सत्ता चाहते हैं कि किसी हालत में सत्ता आ जाए। अनीस अंसारी से क्या सत्ता से लेना देना, वो तो सत्ता भोग चुके, पूरे 35 साल सत्ता भोगी उन्होंने ब्यूरोक्रेट के रूप में। समझ में आ रहा है कि अब चुनाव आ रहा है, अब इन लोग को सत्ता से कैसे बेदखल किया जाए। ये लोग ये जो है ये सपना देख रहे हैं, इनके सपने कभी कामयाब नहीं होंगे। और ये बहुत शुक्रिया जमील साहब, डॉक्टर आफ्ताब जमील बहुत शुक्रिया, जयप्रकाश सिंह, मनीष शर्मा, सुनील कुमार सिंह, डॉक्टर अनीस अंसारी, आरजू खान साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, संदीप गिरी आपका भी बहुत धन्यवाद, महत्वपूर्ण वक्त दिया। संदीप गिरी ने बड़ी बहुत महत्वपूर्ण बात कही और हाथ जोड़कर उस छात्र ने प्रेयर की है बिहार की सरकार से कि हमें कम से कम, हमसे क्या गुनाह हो गया, हमें तो कम से कम पढ़ने लिखने और प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होने, या यूं कहें कि साफ सुथरी प्रतियोगिता का एक ट्रैक तो दे दो भाई, फिर मेरी कुवत होगी तो हम बन जाएंगे। नमस्कार।